देखिए आज हम अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है जनरल फिजियोलॉजी के अंदर एनिमल फिजियोलॉजी में स्टडी कर रहे हैं। उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन। फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन में देखो हम पहले साइकिल्स पढ़ेंगे मेल और फीमेल के अंदर किस प्रकार से साइकिल्स चलती हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम मेल के अंदर पढ़ते हैं कि मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में जो पाया जाता है वो टेस्टिस। क्या होता है? टेस्टिस। टेस्टिस की अगर हम डीपली स्टडी करते हैं तो टेस्टिस में देखो टेस्टिस जो बना होता है वो होता है रेता नलिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा बना होता है? रेता नलिकाओं के द्वारा बना होता है। इन्हें हम इंग्लिश में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और इसके बीच बीच में इनके बीच बीच में क्या प्रेजेंट होती है? कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक पाया जाता है। और संयोजी ऊतक और इन रेता नलिकाओं के मध्य के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती है उन्हें बोलते हैं हम अंतराली कोशिकाएं। टेस्टिस किससे बना होता है? रेता नलिकाओं के द्वारा। इसके अंदर रेता नलिकाओं और कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक, इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होती है? अंतराली कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में इंटरस्टीशियल सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरस्टीशियल सेल्स। इनको हम और क्या बोल सकते हैं? लेडिंग सेल्स भी बोल सकते हैं। लेडिंग सेल्स जो, और ये कोशिकाएं क्या काम करती है? ये कोशिकाएं मेल सेक्स हार्मोन, जिन्हें हम एंड्रोजन भी कहते हैं, उनका सिक्रेशन करती है। तो मेल सेक्स हार्मोन जिन्हें एंड्रोजन कहते हैं उनका सिक्रेशन कौन करती है? लेडिंग कोशिका। ठीक है, अब देखिए ये मेल सेक्स हार्मोन में जो इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। कौन होती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसके अलावा एक एंड्रोस्टेरोन भी होता है। दूसरा कौन होता है? एंड्रोस्टेरोन। लेकिन ये एंड्रोस्टेरोन जो हार्मोन है इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की तुलना के अंदर इस हार्मोन का प्रभाव क्षीण होता है, कमजोर प्रकृति का होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो फंक्शन है वो क्या है? देखो पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का ये पार्ट एफएसएच एंड एलएच हार्मोन का सिक्रेशन करता है। किसका सिक्रेशन करता है? एफएसएच एंड एलएच हार्मोन। एलएच हार्मोन को अगर देखा जाए तो देखो इस एलएच हार्मोन को मेल के अंदर ICSH के नाम से जाना जाता है, इंटरस्टीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्योंकि ये हार्मोन ही क्या करता है? इन लेडिंग कोशिकाओं को उत्तेजित करता है और इसके बदले में ये क्या करती है? सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? देखिए ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मान लीजिए ओवरी है। मैं इधर बनाता हूँ थोड़ा।
सॉरी, ये टेस्टिस है। इस टेस्टिस में जो फॉलिकल्स होते हैं, ये फॉलिकल्स हैं। इन फॉलिकल्स की वृद्धि करने में, इनको स्टिमुलेट करने में, और स्टिमुलेट करने के बाद में ये हार्मोन, देखिए, स्टिमुलेट करने के बाद में इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को स्टार्ट करता है, FSH। जबकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान उत्पन्न स्पर्म में मैच्योरिटी लाना, परिपक्वन एवं उनकी संख्या बढ़ाना, उनको गतिशील बनाने का कार्य कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर के लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, ये हार्मोन ही। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो स्पर्म के मैच्योरेशन, उनके गतिशील बनाने में, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स के लिए, एवं जो भी अपने गोनेड्स होते हैं, उन गोनेड्स के अंदर जैसे पेनिस है, शुक्राशय है, सेमिनिफेरस ट्यूब, उनमें वृद्धि लाना, उनमें परिवर्धन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जैसे चेस्ट पर बालों का पाया जाना, पूरी बॉडी पर बालों का ज्यादा पाया जाना, आवाज का भारी होना, ये सारे के सारे कैरेक्टर ये किस में इंक्लूड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स के अंदर। मांसपेशियां मजबूत पाया जाना, ये सब इसी में होते हैं। टेस्टिस कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। ठीक है, तो ये तो हो गई टेस्टिस की बात। अब अगर हम बात करते हैं दूसरा फीमेल के अंदर, किसमें बात करें, फीमेल में जो होती है वो ओवरी होती है। और फीमेल में हम बात करें, अगर हम चक्रों की बात करते हैं, इसमें साइकिल्स की बात करते हैं, तो साइकिल के अंदर सबसे पहले जो आता है एस्ट्रस साइकिल आती है। क्या आती है, एस्ट्रस साइकिल। ठीक है, मादा में एस्ट्रस साइकिल को हम 4 प्रावस्थाओं में विभक्त कर सकते हैं। कितने कालों विभक्त कर सकते हैं, 4 अवस्थाओं में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हम जो देख रहे हैं, अब पढ़ेंगे मादा जनन के अंदर, मादा में जनन चक्र। हमने मेल का पढ़ा है, मेल के अंदर स्पष्ट रूप से कोई भी एक तरह से साइकिल नहीं पाई जाती। अब हम फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल पढ़ेंगे, और मादाओं के अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होती है, अंडाशय में होने वाले जो चक्र होते हैं वो बहुत अधिक कष्टदायक होते हैं। चक्र किसमें कंप्लीट होते हैं, ये ओवरी में। मादा में रिप्रोडक्टिव साइकिल के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, ओवरी होती है। ठीक है, अब हम ओवरी की बात करते हैं। देखिए, इन चक्रों को हम 2 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। मतलब फीमेल कैंडिडेट में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, हम इनको 2 क्लासेस में डिवाइड करेंगे। पहली क्लास है, उसमें आता है मध्य चक्र, एस्ट्रस साइकिल। पहला आता है इसमें एस्ट्रस साइकिल, इसको क्या बोलते हैं, ओएस्ट्रस साइकिल। हिंदी में बोलते हैं मध्य चक्र। देखिए, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय आदि के अंदर, ये जितने भी मैंने आपको प्राणी बताए हैं, उन सब प्राणियों के अंदर यानी लैंगिक परिपक्वता आने के बाद भी मादा
नरों को, यानी जो मादा कैंडिडेट होती है वो नर से सहवास हेतु वो तैयार नहीं होती, उनको ग्रहण नहीं कर पाती। ठीक है, प्रजनन काल में ही ये संभव होता है, रिप्रोडक्टिव पीरियड आता है उसी समय ये पॉसिबल है। यानी अगर फीमेल कैंडिडेट में, जो मैंने आपको नाम बताया कुत्ता बिल्ली, इनके अंदर इनमें सेक्सुअल मैच्योरिटी आने के बाद में, मैच्योरिटी आने के बाद भी ये सेक्सुअल मैटिंग के लिए यानी मैथुन की क्रिया के लिए ये तैयार नहीं होती मैच के साथ में। ये सिर्फ कब पॉसिबल है, सेक्सुअल मैटिंग कब पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव पीरियड में, रिप्रोडक्टिव पीरियड में। रिप्रोडक्टिव पीरियड के अलावा इनमें सेक्सुअल मैटिंग की क्रियाविधि नहीं होती। और जब मादा नर को सेक्सुअल मैटिंग के लिए, जिसे हम सहवास कहते हैं, उसके लिए उसके अंदर कुछ चक्रीय परिवर्तन होता है। यानी जिस समय मादा नर को ग्रहण करने की क्षमता रखती है, यानी उस समय सहवास के लिए उसमें इच्छा जागृत होती है, तो उस समय उसके में चक्रीय परिवर्तन ही मध्य चक्र कहलाता है। उसमें यानी जब इसमें रिप्रोडक्टिव पीरियड आता है उस समय उसके अंडाशय में और उसके अंदर कुछ परिवर्तन होते हैं एनिमल के अंदर, जिसे हम किसका नाम बोलते हैं, उसको मध्य चक्र। क्या बोलते हैं उसको? मध्य चक्र। यह प्रजनन काल इन चक्रों द्वारा कुछ निश्चित समय के अंतराल पर दोहराया जाता है। कब दोहराया जाता है? निश्चित समय के दौरान ये दोहराया जाता है। और इसी काल के दौरान इसमें क्या नाम है, जो जिसे हम बोलते हैं मध्य चक्र। देखिए इसके अंदर यानी हम देखें एक प्रजनन काल के अंदर या प्रजनन ऋतु के अंदर मध्य चक्रों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, इसके आधार पर स्तनधारियों को दो श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। एक होता है मोनोएस्ट्रस, एक मध्यकालीन। चला कौन होता है? एक मध्यकालीन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मोनोएस्ट्रस। ठीक है, एक मध्यकालीन। अब एक मध्यकालीन में होता है कि इन जंतुओं के एक प्रजनन ऋतु में एक ही मध्य चक्र पाया जाता है। मतलब एक प्रजनन ऋतु होती है उसमें सिर्फ कितना चक्र पाया जाता है? एक ही। यानी उसी समय वो मैटिंग की क्रिया कर सकता है एक ही बार, उसके बाद में उसमें मैटिंग की क्रिया नहीं होती, मैथुन की क्रिया नहीं होती। दूसरा आता है बहुमध्यकाल। इसका एग्जाम्पल हम देते हैं। देखो इसका एग्जाम्पल जो होता है वो होता है कुत्ता। सेकंड जो है बहुमध्यकाल, बहुमध्यकालीन, इसे बोलते हैं हम पोलियोएस्ट्रस। पोलियोएस्ट्रस यानी अगर एक प्रजनन ऋतु में एक से अधिक अगर मध्य चक्र उपस्थित हो, यानी जैसे एक ऋतु है, उस एक प्रजनन ऋतु के अंदर अगर एस्ट्रस साइक्लोन की संख्या एक से अधिक हो, दो या दो से अधिक हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बहुमध्य चक्र। ठीक है ना। और इसमें एग्जाम्पल क्या है? चूहा, बिल्ली, गिनी पिग आदि। देखो मध्य काल वह काल होता है जिसमें अंडाशय और जनन वाहिनियां, अंडाशय एवं जनन वाहिनियां में कुछ विशिष्ट परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? कुछ विशिष्ट परिवर्तन होते हैं। ठीक है ना। गाय में अगर गाय की बात करें तो ओवुलेशन मध्य चक्र के ठीक बाद होता है। यानी ओवुलेशन की बात करें हम काऊ में, तो ये कब होगा? मध्य चक्र के बाद में। यानी मध्य चक्र को हम हीट में आना भी बोलते हैं।
यानी उसमें मेटिंग की, यानी फीमेल कैंडिडेट मेल कैंडिडेट से मेटिंग करने की इच्छा पूर्ण रूप से उच्च पीक लेवल पर होती है और उसे हम क्या बोलते हैं, मध्यकाल। उसे क्या बोलते हैं हम, मध्यकाल, जिसे हीट की अवस्था कहते हैं। उसके बाद में ही ओवुलेशन की क्रिया होती है, बिना मध्यकाल के उनमें ओवुलेशन की क्रिया नहीं होती। अधिकतर स्तनधारियों में ओवुलेशन स्वयं में होता है, किंतु कुछ स्तनियों जैसे खर्रे बिल्ली में यह क्रिया तंत्रिका अंतःस्रावी परिवर्तन के नियंत्रण में होता है। ठीक है, मध्यकाल में मादा उत्तेजित होती है, यानी हीट में रहती है, और मैथुन सिर्फ इसी काल के अंदर संभव होता है, इसी काल में इच्छित रहता है। यानी मैथुन की क्रिया जो मैंने आपको बताई है, यानी कोपुलेशन इन ओवुलेशन, इसी काल के अंदर मेटिंग की क्रिया, जिसे हम मैथुन बोलते हैं, इसी काल के दौरान मैथुन की क्रिया होती है, अदरवाइज मैथुन की क्रिया नहीं होती। ठीक है, अलग अलग एनिमल्स में इसका काल अलग अलग होता है। जैसे हम चूहे में ये 9 से 15 घंटे का, कुत्ते में 9 दिन का होता है। ठीक है, तो इसे हम अलग अलग, अब देखो मध्य चक्र को अगर बात करें, पहले वो एक मध्यकाली हो या बहुमध्यकाली, इस मध्य चक्र को हम कई उप प्रावस्थाओं में बांट सकते हैं। पहला है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में क्या है, इस एस्ट्रस अवस्था में, यह एस्ट्रस अवस्था से पूर्व की अवस्था है। ठीक है, जिसमें एस्ट्रस से पूर्व क्रिया होती है, एस्ट्रस साइकिल स्टार्ट होती है, उससे पूर्व क्रिया होती है, और इस अवस्था में गर्भाशय और योनि संकुलित हो जाते हैं, कंजस्टेड, यानी जो यूट्रस होता है वो ऐसे संकुचित हो जाता है, कंजस्टेड हो जाता है। ठीक है ना, योनि और यूट्रस दोनों के क्या होते हैं, कंजस्टेड हो जाते हैं, और यह क्रिया अंडोत्सर्जन पुटकों द्वारा स्रावित एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से होती है। यह क्रिया अंडाशय ही पुटक होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं, उनके द्वारा स्रावित एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से ही होती है। यदि इस अवस्था में योनि का जो आलेप होता है, वेजाइनल जो स्मीयर होता है, अगर उसकी हम स्टडी करें, यानी वेजाइना के अंदर जो भी स्मीयर निकलता है उसकी अगर स्टडी करते हैं, तो इसमें अनेक केंद्रीकृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब दूसरी स्टेज आती है, यानी मध्य अवस्था से पहले कौन सी होती है, पूर्व मध्यकाल। और इस अवस्था में यानी जो यूट्रस होता है और जो वेजाइना होती है, उसमें से एक म्यूकस लाइक लसलसा पदार्थ बाहर निकलता है। ठीक है ना। अब दूसरा है मध्यकाल। इसे क्या बोलते हैं, मध्य अवस्था। इस अवस्था में मादा उत्तेजित अवस्था में होती है, मतलब हीट, जिसे हम क्या बोलते हैं, हीट स्टेज। और इस हीट स्टेज के अंदर ही मेटिंग करने की इच्छा जागृत होती है। यह अवस्था पूर्व मध्य अवस्था के बाद की अवस्था है, इसके बाद की अवस्था है। ठीक है ना। और ये अंडोत्सर्ग यानी ओवुलेशन से पूर्व की अवस्था है, यानी इसके बाद में ही ओवुलेशन की क्रिया होती है। ओवुलेशन से जस्ट पहले की क्रिया कौन सी है, मध्यकाल। ठीक है। अगर इसी अवस्था में क्या होता है, गर्भाशय में संकुलन अधिकतम होता है, कंप्रेस्ड होता है, यानी कंजस्टेड होता है, यानी गर्भाशय में, यानी इसको गर्भाशय का देखा जाए, स्थिति देखी जाए तो संकुलन की अवस्था में रहता है बहुत ही ज्यादा स्थिति में।
और इसी अवस्था में मैथुन की क्रिया स्वीकृत होती है। अदरवाइज और किसी भी स्टेज में मैथुन यानी मैटिंग की क्रिया स्वीकृत नहीं होती है। ठीक है, फिर आता है इसी हीट में, इसी मैथुन की क्रिया में ओवुलेशन की क्रिया होती है। अतः मादा के गर्भ धारण करने की संभावना अधिक बनी रहती है इसी काल में। यानी इस समय अगर ओवम को स्पर्म मिल जाता है तो 2n जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है और मादा गर्भित हो जाती है। निषेचन होने की स्थिति में प्लेसेंटा बनेगी, प्लेसेंटा का स्टार्ट हो जाएगा, अन्यथा वो किस में एंटर कर जाएगा, थर्ड स्टेज में। अगर निषेचन नहीं हुआ है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो ये कौन सी स्टेज में प्रवेश कर जाएगा, एस्ट्रोसाइटिक थर्ड स्टेज में एंटर कर जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेटाओस्ट्रस, पश्चिम एस्ट्रस, क्या बोलते हैं इसको, पश्चिम मध्य अवस्था, क्या बोलते हैं इसको, पश्चिम मध्य अवस्था। फिर देख लीजिए पूर्व मध्यकाल के अंदर यानी यूट्रस में और योनि के अंदर इनमें कुछ बदलाव होते हैं, उनमें कुछ लसलसा पदार्थ निकलता है। ठीक है, और ये कब होता है, जब फीमेल कैंडिडेट मध्यकाल होता है उससे जस्ट पहले। ठीक है, दूसरा होता है मध्यकाल, इसमें फीमेल जो कैंडिडेट होता है वो हीट अवस्था में होता है, बिल्कुल उत्तेजित अवस्था में होता है, जिसे हीट स्टेज बोलते हैं। और इस अवस्था के अंदर ही मेटिंग की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, मेटिंग की क्रिया, मैथुन की क्रिया होती है। और अगर मैथुन हो गया तो मैथुन होने के बाद भी उसमें क्या होता है, ओवुलेशन की क्रिया होती है उसी समय जस्ट। और ओवुलेशन के दौरान अगर इस ओवम्स को अगर स्पर्म मिल गया, क्योंकि मेटिंग क्रिया होगी तो स्पर्म मिलेंगे इसको, और स्पर्म अगर मिल जाता है तो 2n जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। और 2n जाइगोट अगर बन गया और ये 2n जाइगोट अगर जाकर इस यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो गया तो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा, और प्लेसेंटा बन गई तो एम्ब्रियो का बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब उसमें तीसरी स्टेज नहीं आएगी। ठीक है, अगर तीसरी स्टेज, थर्ड स्टेज यानी अगर प्लेसेंटा नहीं बनती है तो ये किसमें एंटर करेगा, तीसरी अवस्था में एंटर कर जाएगा। ठीक है ना। अब क्या होता है, इसे तीसरी स्टेज को बोलते हैं पश्चिम मध्य अवस्था। किस क्या बोलते हैं इसको, पश्चिम मध्य अवस्था इसे हम बोलते हैं। ठीक है, और अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाशय की जो पुटक होते हैं, पुटक जो सेल्स होती है, फॉलिकल जो सेल्स होती हैं, वो LTH के प्रभाव से पित्तपिंड कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, पित्तपिंड का फॉर्मेशन होता है। और इस पित्तपिंड के फॉर्मेशन के दौरान देखा जाए, देखिए अगर गर्भ धारण की क्रिया नहीं होगी, गर्भ धारण की क्रिया नहीं होती है, ये कार्पस ल्यूटियम अपघटित होकर क्या करता है, पित्तपिंड स्रावित। देखो एक्चुअल में ये कार्पस ल्यूटियम किसका सीक्रेशन करता है, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, इस यूट्रस को में कुछ बदलाव लाता है, यूट्रस में परिवर्तन, यानी इम्प्लांटेशन से पहले इम्प्लांट होने के लिए, बच्चे के इम्प्लांट होने के लिए कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, जो एंडोमेट्रियम लेयर आती है, यूट्रस के अंतर स्तर आता है, उसमें कुछ बदलाव करता है, उसको वैस्कुलर बनाता है, उसे ग्लैंडुलर बनाता है, उसकी मोटाई को बढ़ाता है, जिससे बच्चा इम्प्लांट हो सके। ठीक है, और अगर गर्भ धारण नहीं हुआ, मादा यानी गर्भ धारण न करने की स्थिति में यह पित्तपिंड अपघटित हो जाता है। और एक मध्यकालीन प्राणियों में इस
प्रकार हुई वृद्धि का तैयार किया गया श्लेष्मिका टूट जाता है और इसे निष्कासित कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। कुछ जंतु जैसे खर्रा, इनमें गर्भ धारित न करने की अवस्था के अंदर जो यूट्रस आता है, गर्भाशय आता है, गर्भावस्था यानी गर्भावस्था के समान गर्भाशय होता है, उस गर्भावस्था के अंदर गर्भावस्था के समान ही कुछ स्थिति प्रकट होने लगती है जो गर्भाशय और स्तन ग्रंथियों में दिखाई देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सूडो प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं? सूडो प्रेगनेंसी, यानी झूठ माट की प्रेगनेंसी होती है। ठीक है ना। ये तो हो गया अपना कितने स्टेप में कंप्लीट, 3 स्टेप में। एक आता है लास्ट है डाईएस्ट्रस स्टेज। इसे क्या बोलते हैं हम? डाईएस्ट्रस स्टेज। इसे अनएस्ट्रस या रेस्टिंग अवस्था भी बोलते हैं, विश्रांति काल होता है। क्या कहते हैं इसको? विश्रांति। अगली प्रजनन, यानी ये प्रजनन काल में होता है। एक प्रजनन काल में कितनी स्टेप हुई, यानी एस्ट्रस के अंदर पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल, पश्चिम मध्यकाल। अब इस पश्चिम मध्यकाल से आगे प्रजनन ऋतु, प्रजनन काल जो आता है, नेक्स्ट जो प्रजनन काल आएगा उसके बीच में जो भी समय होता है उसे हम विश्राम स्थिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विश्राम काल कहते हैं। ठीक है। बहुमध्यकाली जो होते हैं उन जंतुओं में ये काल अपेक्षाकृत छोटा होता है, लेकिन एक मध्यकालियों के अंदर ये काल क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। ठीक है। इस प्रकार से ये मध्य चक्र है। वापस बता रहा हूं, मध्य चक्र, एस्ट्रस साइकिल, ये कुत्ता, बिल्ली, इनके अंदर ये पाया जाता है। इनके अंदर यानी ओवुलेशन से पहले जो फीमेल कैंडिडेट होता है उसके अंदर उत्तेजित अवस्था आती है और एक प्रजनन काल के अंदर एक या अनेक मध्य स्थिति हो सकती है जिसे हम हीट की अवस्था बोलते हैं, और उसी दौरान मेटिंग की क्रिया संभव है, अन्यथा मेटिंग की क्रिया संभव नहीं है। ठीक है। अगर हम इसको समय यानी कितनी मध्यकाल है उसके आधार पर बांटे तो एक मध्यकाली यानी एक प्रजनन ऋतु में सिर्फ एक ही मध्यकाल आए, एक ही बार वो हीट की अवस्था में आए फीमेल कैंडिडेट, एक ही बार वो मेटिंग की क्रिया कर सके तो उसे क्या बोलते हैं हम? एक मध्यकाली। दूसरा आता है बहुमध्यकाली, कि एक प्रजनन ऋतु के अंदर या एक प्रजनन काल में अगर फीमेल कैंडिडेट अनेक बार उत्तेजित अवस्था में आए और वो मेल कैंडिडेट से सहवास की क्रिया कर सके तो उसे क्या बोलते हैं? बहुमध्यकाली। मध्यकाल वह अवस्था होती है जिसके अंदर इसके बिना फीमेल कैंडिडेट मेल कैंडिडेट से सहवास की क्रिया नहीं कर पाती। इसी पीरियड में फीमेल कैंडिडेट मेल कैंडिडेट से मैथुन यानी मेटिंग करने के लिए इच्छुक होती है और इसके बिना इसमें मेटिंग क्रिया नहीं हो सकती। ठीक है। अब इसको कई स्टेप में पढ़ा, हम बांटा गया है। हमने पढ़ा है पूर्व मध्यकाल, यानी हीट अवस्था आती है उससे पहले इसका जो यूट्रस और जो योनि होती है उसमें कुछ बदलाव होते हैं, उसमें से कुछ लसलसा पदार्थ बाहर निकलता है, उसके बाद में ही वो उत्तेजित अवस्था यानी मध्यकाल की स्थिति में आती है। मध्यकाल वह अवस्था होती है, सेकेंड स्टेप है, मध्यकाल वह अवस्था होती है जिसके अंदर फीमेल कैंडिडेट फुल उत्तेजना स्थिति में रहती है, वो मेल कैंडिडेट से मेटिंग क्रिया करने के लिए वेल एंड गुड यानी स्थिति में होती है। ठीक है। उसी दौरान ओवुलेशन की क्रिया होती है। अगर ओवुलेशन होता है तो उस समय ही यानी मेटिंग की क्रिया जो होती है, मेटिंग उत्तेजित अवस्था होती है, उत्तेजित अवस्था के बाद में ओवुलेशन होता है और उस समय मेटिंग क्रिया हो गई हीट अवस्था में तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, 2n जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और इस यूट्रस के अंदर बच्चा इम्प्लांट हो जाता है। अन्यथा आगे की अवस्था पश्चिम मध्य अवस्था आ जाती है, क्योंकि अगर
प्रेगनेंसी हुई तो आगे डेवलपमेंट होगा, प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो अपघटित हो जाता है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम किसका सिक्रेशन करता है? प्रोजेस्टेरोन का। प्रोजेस्टेरोन ही यूट्रस में बदलाव लाता है इम्प्लांटेशन के लिए। तो इस प्रकार से अगर पश्चिम मध्य अवस्था आती है तो वो क्या करता है? कॉर्पस ल्यूटियम अपघटित होकर शरीर से सभी फॉलिकल्स को इनको बाहर निष्कासित कर देता है। उसके बाद में फिर आता है, लास्ट में आता है, वो आता है फोर्थ स्टेप डाइएस्ट्रस, जिसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम विश्राम स्थिति भी बोलते हैं, यानी पश्चिम मध्यकाल और प्रजनन काल के बीच में जो समय होता है उसे बोलते हैं हम विश्राम स्थिति, विश्रांति काल, रेस्टिंग काल, जिसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की मेटिंग की क्रिया नहीं होती, न्यूट्रल स्थिति होती है, वापस यूट्रस को तैयार किया जाता है और ये अगले मध्यकाल तक आने के बीच, यानी आने तक ये समय रहता है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, रज चक्र, ये था मध्य चक्र। अब पढ़ेंगे रज चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये हम किसमें पढ़ेंगे? प्राइमेट्स में, जैसे ह्यूमन में। ठीक है, जय।